अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं मारूफ वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर जनाब महमूद पराचा साहब। हमेशा की तरह आज भी ताज़ा हालात पर, कुछ करंट इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे महमूद पराचा साहब से कि जो कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार साजिश हो रही है, मुसलमानों को डराने की, खौफज़दा करने की, उसका हल क्या है और कैसे मौजूदा हालात को मुसलमानों के हक़ में साज़गार बनाया जा सकता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिश चल रही है उसको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए मुसलमानों को। पराजा साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। शुक्रिया। पिछले दिनों यानी 1-2 हफ़्ता में लगातार कई सारे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसको सीधे-सीधे मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं धर्म संसद की गई और कहा गया मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, इनको मारो, इसको रोहिंग्या की तरह म्यांमार बना दो, इधर बुल्ली डील आपका कई सारे मामले आए। जो सबसे पहले धर्म संसद पर बातचीत करेंगे कि धर्म संसद जो हुई, साधु संत जमा हुए और उन लोगों को अमन की, सलामती की, मोहब्बत की बात करने के बजाय वो दहशतगर्दी और कत्लेआम की बातें कर रहे हैं मुसलमानों को। और इसका अभी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया है, कोई हल भी सामने नहीं आया है कि लगातार कोई आपको डरा रहा है, आपके कत्ल करने की बात कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं कत्ल होने को, आ जाओ हमारा कत्ल करो। कि यही जवाब है या कुछ और भी इसका हल है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने जवाब नहीं दिया। लोगों ने जवाब दिया है। जो जिनके जिस्मों में और जहनों में बुज़दिली का और बेईमानी का जहर नहीं घुसा है, वो लोग उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइनी तरीका है, पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लोगों ने कंप्लेंट्स भी की हैं। मगर इसमें देखिए, जो चीज़ भी क़यादत का ये काम है कि वो मुस्लिम क़यादत का ख़ास तौर पे कि वो सही तरीके से, जो इतनी बहादुर कौम है हमारी, इतनी बाशऊर कौम है, उसको डायरेक्शन ठीक दे, उसकी कमी है। तो जो ये धर्म संसद भी हुई है, इसमें बुनियादी चीज़ समझने की जो है वो समझनी चाहिए। अगर उसे नहीं समझेंगे तो हम लोग ट्रैप में आएंगे, जैसा कि ज़्यादातर लोग आ जाते हैं ज़्यादातर टाइम पे। बुनियादी बात यह है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है, ये है क्या? बुनियादी इसमें बात यह है कि हिंदू राष्ट्र भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करना हिंदू राष्ट्र है। ये है सबसे बड़ा देशद्रोह। इसको समझने की बात है। और इस पे जो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होने जा रहा है, या जिससे सबसे ज़्यादा डरने की चीज़ जो है, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। क्योंकि जैसे ही मनुस्मृति लागू होगी और भारत का संविधान ख़त्म होने की बात हो रही है, तो वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ेगा। तो दलितों के साथ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ क्या होने जा रहा है कि एक तो जैसा पहले था, क्या ना होगा वो उनके साथ? ना वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ना वो कोई वोट तो देने का सवाल ही नहीं उठता, ना वो कोई पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। अगर उनके कानों में कुछ पढ़ाई लिखाई की बात चली गई तो कानों में शीशे डाल दिए जाएंगे, पिघला के शीशा डाल दिया जाएगा। और ये मनुस्मृति है बिल्कुल। और ये हज़ारों साल तक होता रहा है। और उसके बाद उनको अगर चलना पड़ेगा सड़कों पे, तो गले में हांडी और पीठ के पीछे जो झाड़ू लगा के चलना पड़ेगा। पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो पूरा एजिटेशन चला के तालाब से पानी पिया था। तो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी और उसके बरक्स उसकी जगह पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया था, ये उसी लड़ाई को ख़त्म करने की बाबा साहब की सबसे बड़ी साजिश है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी उनका होना है, मुसलमानों का भी नुकसान होना है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमेशा मुसलमानों को क्यों ले आते बीच, यानी मुसलमानों के नाम पर ये दलितों पर अत्याचार करना चाहते हैं? यही असलियत है। इसको मुसलमानों को जब तक समझ में नहीं आएगा और हमारी क़यादत को ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक इस मसले का हल नहीं होने वाला। हम लोग जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वो देखिए, यहाँ भी हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग आए, उन्होंने कहा ये तो सबसे बड़ा हमला हमारे ऊपर है पराचा साहब, इसमें हम केस करना चाहते हैं। तो दिल्ली में स्पेशल सेल के पास दो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, विकास कांगड़ा साहब हैं और राजेश साहब हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दे रखी है। तब तक नहीं है। नहीं, 1 तारीख को दरख्वास्त दी थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत दी थी। हालांकि उसमें UAPA भी लगा हुआ है, UAPA की भी दरख्वास्त है वो तो, लेकिन उसमें तो तुरंत FIR होती है। तो अभी तक नहीं हुई है। कमिश्नर साहब के पास भी है, नहीं हुई है। तो मगर असलियत यही है। तो ये हम अब अदालत के ज़रिए से कराएंगे इंशाल्लाह जल्दी। अब इसी तरीके से आप इस बात को समझने की बात यह है कि अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है? किससे होगा? मुल्क में अगर
मुस्लिम 15% है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी माइनॉरिटीज़ भी जो हैं जिन पे सबसे पहले हमला होने वाला है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बाद मुसलमानों के ऊपर सिख और क्रिश्चियन बौद्ध, उसके बाद SC ST, ये सब मिला के 46% देश की जनता है। शेड्यूल जो OBC हैं वो भी शूद्र इस व्यवस्था में, मनुस्मृति की व्यवस्था में वो भी शूद्र है, और वो मिला के तो समझिए आप 87% देश की जनता हो गई है। अब ये 87% देश की जनता या कम से कम 46% देश की जनता अगर डरी हुई महसूस करेगी और वो इस पे उनके ऊपर हमले होने शुरू होंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा? देश में इन्वेस्टमेंट रुकेगी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा चाइना और पाकिस्तान को। तो ये कौन लोग हैं जो देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिससे फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान को? देश में अफरा तफरी का माहौल बनेगा, देश में इन्वेस्टमेंट खराब होगी। अभी देखिए फायदा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा, देश की इन्वेस्टमेंट की हालत ख़राब है और चाइना से तिजारत हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है। सारी चीज़ों में चाइना का माल आ रहा है और जो इंडियन फैक्ट्री है सब तो है। पाकिस्तान और चाइना को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये कौन लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं? ये है असलियत जो समझने की बात है। कौन लोग हैं ये है ना, मैं तो शुरू से कहता हूँ ISI और जो चाइनीज़ खुफिया एजेंसीज हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके डायरेक्ट ताल्लुकात RSS से हैं। यही है चीज़ जो समझने की बात है, जो हमें सबको समझनी पड़ेगी। तो देखिए, अब जो काम पाकिस्तान और चाइना मिल के नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में, अपनी वो जिम्मेदारी के साथ पूरी RSS के ताल्लुकात ISI और चाइनीज। इसको मैं साबित करता हूँ। कई बार मेरे दूसरे, आज मौजू भटक जाएगा, इसको बाद में इस पर चर्चा करेंगे। हेमंत करकरे साहब ने इन्वेस्टिगेशन की थी। हेमंत करकरे साहब की इन्वेस्टिगेशन में जो अभी एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चला रहे हैं ना, उनका भी नाम इसकी इन्वेस्टिगेशन में था। क्या नाम है उनका? नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार। ये इंदिरेश कुमार। अभी एक तो MP बनी गई हैं वो। तो उनके सिर्फ देशद्रोह का ही मुकदमा नहीं था, उनके ताल्लुकात भी बताए जा रहे थे कि ISI से मदद लेते हैं ये लोग, और ये लोग नेपाल और इजराइल से कि उनसे मदद लेके भारत में आर्म्ड रिबेलियन करके जो है अभिनव भारत बनाएंगे, भारत के संविधान को ख़त्म करके। यही तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे और इंद्रेश कुमार जी के ऊपर जो चार्जेस थे, उस जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, यही तो थे। इससे बड़ा सबूत मैं कुछ दूं? पराजय साहब, आपने सीधे सीधे कहा कि जो मनुस्मृति नाफिज होगा हिंदू राष्ट्र बनेगा, और सीधे सीधे खतरा दलितों पर है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर, लेकिन उनकी तरफ से एक आम बेदारी नहीं दिखती है। धर्म संसद हुई, भले मुसलमानों को यूज़ करते हैं या निशाना बनाते हैं, मकसद वो है, तो उनकी तरफ से एक आम बेदारी नज़र नहीं आ रही है, कोई एहतजाज नहीं, उनके लीडर्स की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है सामने। मुसलमानों को बात समझ में आ रही है? ये जो सबसे बड़ा निशाना है, जो बहाना है, जब और इतने दानिशमंद हमारे क़यादत है, बड़े बड़े हमारे अब इंटेलेक्चुअल्स, हमारे लीडर्स भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है? जिनके ऊपर डायरेक्ट हमला हो रहा है, उनको ये बात समझ में आ रही है? वो तो सिर्फ मुसलमान बचाओ, मुसलमान बचाओ, मुसलमान बचाओ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमें ही समझ में नहीं आ रही, जब तो उनको कैसे समझ में आएगी? पर जब जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको समझ में आ रही है, और उन्होंने ही हमें अप्रोच किया और उन्होंने ही FIR कराई भी। उत्तराखंड में भी हमें वहाँ की जो दलित कम्युनिटी है वो अप्रोच कर रही है कि प्राचा साहब, मुसलमानों की बात तो अच्छी बात है, लेकिन असली हमला हम पे है, हमारे लिए भी तो काम करो आप। मतलब ये सोच उनके अंदर डेवलप जी, उनके इंटेलेक्चुअल्स में है, वो ये बात समझ रहे हैं। बल्कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को अभी ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनके इंटेलेक्चुअल्स को ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसा मैं आप बार बार कहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी मुसलमानों से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई, बिल्कुल। तो इसीलिए उनकी जो आम जनता है उनको धीरे धीरे समझ में आ रही है ये बात। उसके लिए हमें भी काम करना चाहिए, जो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। क्या काम करना चाहिए मुसलमानों को उनके लिए? देखिए, मैं जो सच्चा मुसलमान होगा और कट्टर मुसलमान होगा और जो जिहादी मुसलमान होगा, वो सबसे पहले जो इस्लाम का सबसे बड़ा सोशल मैसेज है, जो सबसे बड़ा मजलूम है, उसके लिए काम करेगा। जिहाद, असली जिहाद तो वही है ना, मजलूमों के लिए काम करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना ही तो जिहाद है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मजलूम है। जो मुसलमान कट्टर बनना चाहता है मेरे जैसा, तो उसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मुसलमानों से भी ज़्यादा काम करना चाहिए। जो जिहादी बनना चाहता है उसको सोशली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मदद करने के लिए मुसलमानों से भी ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। वही जिहादी मुसलमान है मेरी नज़र में, तो वही कट्टर मुसलमान है मेरी नज़र में, तो और वही पक्का ईमान वाला भी है मेरी नज़र में। पराजय साहब, धर्म संसद जिस तरह हुई, यति नरसिंहन और जैसे कई सारे लोग हैं, अब 10 के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है।
क्या देश के कानून में इस तरह की भाषा बोलने वालों के लिए, जेनोसाइड की बातें करने वालों के लिए कोई कानून नहीं है कि इनकी फ़ौरन गिरफ्तारी हो? दूसरी तरफ कुछ लोगों की फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है। क्या ये कानून की प्रॉब्लम है या फिर अधिकारियों की प्रॉब्लम है या हुकूमत के इशारे पर किसी कानून का इतलाफ़ होता है? ये हमारी मासूमियत की गलती है। ये हम लोग बहुत ही मासूम हैं, भोले भाले हैं। मैं ये बात मान लेता हूँ, चलिए यति नरसिंहानंद साहब ने और ये जो सुरेश चौहान के साहब हैं, नरसिंहानंद साहब और चौहान के साहब ने, और जो वो कालीचरण साहब थे, बगैर सरकार को पता किए एक चोरी छुपे मीटिंग कर ली और खुद ही उसकी वीडियो भी वायरल कर ली। वैसे तो वायरल होगी नहीं वीडियो, उन्होंने खुद ही कराई है ना, जान के, क्योंकि वो मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज देना चाहते हैं। दे दिया मैसेज उन्होंने। चलिए यहाँ तक भी मान लिया। हम कितने मासूम हैं ये देखिए, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेती है। और हम इसी चीज़ में हैं कि क्यों नहीं ले रही एक्शन। भाई जो करवा रहे हैं काम, वो एक्शन क्यों लेंगे? जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन लोगों को ये क्या बात नहीं पता लगी? चलिए उनमें कह रहा हूँ ना, छुप के कर ली, एक्शन नहीं हो रहा उनके ऊपर। इस बात का डायरेक्ट सबूत है कि भारत के खिलाफ बगावत की खुला बिगुल बजा दिया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इन लोगों को ना सिर्फ पता है, बल्कि ये लोग उनके साथ प्लानिंग करके ये काम हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो हमारे जो दिल्ली में एफआईआर हुई है, उन्होंने हमारे पास आके ही अपनी कंप्लेंट दी थी, फिर हमने उनको एफआईआर जो हमारे ऑफिस से दिखा के जो उन्होंने एफआईआर की है, वो उसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि इनमें इन्वेस्टिगेशन ये भी होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और कौन कौन से जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इनके साथ शामिल हैं। और जो लोग हाथ ऐसे करके शपथ ले रहे थे ना, वो सब लोग एक टेररिस्ट गैंग के मेंबर हैं, सुरेश चौहान के साहब के साथ भी और जो दूसरे जो उसमें मौजूद थे। हाँ, हरिद्वार में एक इंसान ऐसा ज़रूर था जो इस टेररिस्ट गैंग में शामिल नहीं था। उसने जो नेचुरल रिएक्शन किसी भी भारतीय का होना चाहिए, जो चाहे किसी भी कम्युनिटी से, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, जहाँ छत्तीसगढ़, राम सुंदर दास जो थे, भले ही वो एक मनुवादी मानसिकता वाली कम्युनिटी से आते हों, लेकिन वो भारतीय पक्के थे। उन्होंने आके ऑब्जेक्ट किया। अच्छा, एक और बात तो वो देशद्रोही नहीं है। भले ही दूसरी चीज़ों में हमारे उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो देशद्रोही नहीं है। ये सब तो टेररिस्ट हैं, देशद्रोही हैं। अच्छा, ये बात बताइए, ज़रा जानना भी चाहेंगे कि धर्म संसद उत्तराखंड में भी हुई और छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हुई। रायपुर के धर्म संसद में महात्मा गांधी को उसने गाली दिया तो केस दर्ज हुआ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस धर्म संसद जो उत्तराखंड में शरीक थे यति नरसिंहन का, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है जैसे कालीचरण दास को गिरफ्तार किया? एकदम कर सकती है। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये अमित शाह साहब की बनती है, क्योंकि एनआईए उनके अंडर है। क्योंकि ये जो देश के खिलाफ बगावत है, ये असल में काम है यूएपीए का। जो बेगुनाह एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो यूएपीए लगा जाती है, तो ये तो गलत इस्तेमाल है। असली इस्तेमाल यूएपीए का कहीं होना चाहिए, सख्त कानून का, इस जगह पे होना चाहिए। और एनआईए को अगर कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए तो इन लोगों के तार आईएसआई की पाकिस्तानी एजेंसीज़ के साथ और चाइनीज़ एजेंसीज़ के साथ क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करने का काम तो एनआईए का है। तो वो अमित शाह साहब हैं, वो तो होने नहीं देंगे वो काम। तो अगर चलिए उनका भी नहीं, लेकिन यूएपीए का मुकदमा तो महाराष्ट्र सरकार भी कर सकती है, राजस्थान सरकार भी कर सकती है, उसमें ज़रूरी नहीं है। और ये क्योंकि वीडियो वायरल हुई है, सभी जगह हुई है, तो हर प्रदेश की सरकार कर सकती है, ममता बनर्जी की सरकार भी कर सकती है। लेकिन क्या तो नहीं है ना किसी ने, सब लोग मुसलमानों से हमदर्दी का दावा दिखाते हैं या दलितों से हमदर्दी का। महात्मा गांधी को गाली दिया कालीचरण दास ने, तो उस पर यूएपीए लगा के उसको गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों ने कत्ले आम की बात की, मुसलमानों को गाली, अच्छा वो सेडिशन का चार्ज लगाया है। बाकी लोगों को छत्तीसगढ़ पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस भी नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी में जो कम से कम मेन स्ट्रीम है, आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, अंदर तक घुसे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी एक तरह से कालीचरण साहब की मदद की है, सही धाराएं ना लगा के। SC ST एक्ट तो मैंने आपको बताया ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हैं देश में, अगर कुछ राज्यों में सबसे ज़्यादा है तो वो एक छत्तीसगढ़ जगह है। वहाँ भी SC ST एक्ट नहीं लगाया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी दहशत, सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी बेइज्जती संविधान की अगर किसी को महसूस होती है तो वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को होती है। लेकिन SC ST एक्ट नहीं लगाया, यूएपीए नहीं लगाई।
तो अब महात्मा गांधी इस देश में एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन जो नरेटिव है देश का वो तो अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद है ना। उससे छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके वालिद जो हैं वो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। तो अब किस दबाव में आके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब भूपेश बघेल ने अपने वालिद को ही जेल में भेज दिया था, क्योंकि वो एक अम्बेडकरवादी हैं। तो ये है असली बात समझने की। तो अगर वो अपने वालिद की बात ही सुन लेते या वालिद साहब से ही कुछ सलाह ले लेते तो यूएपीए भी लगवाते जो बनती ही है, और SC/ST एक्ट भी लगाते, लेकिन वो अपने वालिद की बात भी नहीं मानेंगे। वो करेंगे वही जिसका फ़ायदा मेरे ख्याल से कालीचरण साहब को भी और इन बाकी लोगों को भी होगा, क्योंकि कल को नज़ीर ये बनेगी कि इसमें यूएपीए लगता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं लगाया। हाँ, ये तो सही बात है। ये है असली अब बात। जब कांग्रेस की सरकार ने खुद कार्रवाई नहीं की, पुलिस जाके पकड़ सकती थी हरिद्वार सब लोगों को, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अब बल्कि ये भी खबर है कि उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुई थी तो बैलेंस करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने यहाँ कराया था, ताकि सिर्फ बीजेपी को क्रेडिट ना जाए कि वो हिंदुओं के हित के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हम भी करा रहे हैं। अब तो कांग्रेस को, ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है, मैं तो कांग्रेस में बहुत अंदर तक रहा हूँ, बहुत मजबूती से संगठन भी बनाया, सब काम किए हमने बहुत। अब उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब हमारी खून और पसीना जो है ज़ाया ही हुई, और वो हमने रियलाइज़ किया भी वो, लेकिन वो एक तवील कहानी है। तो अब RSS के तो मुझे ये लगता है, अगर मेरी कुछ सलाह लेना चाहे कांग्रेस पार्टी, तो पहले छांट के जो RSS के लिए और पैसे के लिए काम कर रहे हैं उनकी टॉप लीडरशिप में, उनको निकालें तो उनको ऑटोमेटिकली कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा वैसे ही हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान की सरकार और सभी सरकारें, पंजाब में अभी एक शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर बना है। तो G23 की तो इस्तेलाह है ना कांग्रेस में, जो G23 में भी बहुत सारे RSS वाले लोग हैं। ये तो देखिए, उसको अलग क्या हो कि G23 मतलब अलग अलग लोग नहीं, वो G23 के बाद बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके अलावा भी और हैं जो भी अभी भी चारों तरफ जो लोग हैं उनकी अगर सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए कि कौन कौन से जो RSS के डायरेक्ट टच में, तो ही काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को। और यही बात सच है दूसरी पार्टियों के लिए भी, मुलायम सिंह साहब की पार्टी के लिए भी यही बात सच है, मायावती जी की पार्टी के लिए भी यही बात सच है, और इसका नाम क्या है, ये ममता बनर्जी साहिबा की पार्टी के साथ भी यही हालत है। हाँ, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे RSS की जो घुसपैठ है वो काफ़ी हद तक कम है, काफ़ी हद तक कम है। पर सब बुल्ली बाई नाम के पाया है, पिछले साल सुल्ली डील आया था, इन सब में मुस्लिम लड़कियों की या जो एक्टिव है सोशल मीडिया पर जर्नलिज्म में, उन सब की तस्वीर लगा करके सरेआम उनकी नीलामी की जा रही है। मुंबई पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। अब वो 3 है ना, काफ़ी बच्चे हैं, 20-21 साल की उम्र के बच्चे, उसमें से एक लड़की है, उसकी माँ को कैंसर था, उसका बाप कोविड में मर गया। अब लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ा मामला नहीं है। मकसद क्या है, कि वाकई यही 3 बच्चे हैं, इसके पीछे लोग हैं? फिर वही बात आ जाती है, जो धर्म संसद हो रही है वो भी कहीं से हो रही है। तो जैसे अभी एक ATS सेंटर बनाया है देवबंद में, अब मैं वहाँ देख रहा था कि अब ये योगी जी की सरकार तो शायद जा रही है अब, क्योंकि अब हरिद्वार जो है वहाँ से 60 किलोमीटर है देवबंद से, और जो यतीनानंद जी स्वामी जी जो अपने आप को कहते हैं वो हैं ढासना मसूरी में, वो हैं करीब वहाँ से 130 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। और दिल्ली में भी जो धर्म संसद हुई थी वो भी करीब, मेरे ख्याल दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 60-70-80 किलोमीटर ही होगी। तो ये जो ATS बन रहा है देवबंद में, अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो ये तीनों जगह जो आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, कहीं उनको ना अरेस्ट कर लें सबको, यतीनानंद जी को और दूसरे लोग जो हैं हरिद्वार से जाके। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो ये बुल्ली डील्स की बात कर रहे हैं, करवाने वाले कौन है, यही देखिए ना, ये इन लोगों से करवा कौन रहा है, इनको हौसला क्यों आ रहा है कि पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, वो है। अब जो RSS और बीजेपी का तो एक वो जो सोशल मीडिया की जो उनकी आर्मी एक कही जाती है, कि जिसमें पता नहीं 2 या 4 रुपए कहना बताया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक मैसेज देने के 2 या 4 रुपए मिलते हैं बच्चों, 2 रुपये, हाँ, तो वो पर ट्वीट या पर मैसेज जो है वो 2 रुपये मिलते हैं। तो ये बेचारे हो सकता है वो भी हों, या एक किसी बड़े ग्रुप के जो बच्चों का ग्रुप होगा उसके हेड हों, लेकिन करवाने वाले कौन है, वो तो नागपुर में बैठे हैं ना। तो ये नागपुर में अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये 120 भी कॉन्स्पिरेसी के लिए जाना चाहिए इसमें। ये तो सिर्फ फेसेस हैं,
ये तो सिर्फ फुट सोल्जर्स हैं। जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी वो नहीं पकड़े जाएंगे तो ये रुकेगी थोड़ी। फुट सोल्जर्स को तो इस्तेमाल किया जाता है ना इस तरह के कामों में। ये फुट सोल्जर शहीद हो गया, दूसरे ले आएंगे। फुट सोल्जर्स की कमी नहीं होगी जब तक आप कैंसर की जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक ये देशद्रोह की जो बुनियाद कहाँ से शुरू हो रही है, जो अपने आप कहते हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने चलिए 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं पहनाया, ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। जब मर्ज की तलाश सही जगह होगी तो मर्ज खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आने वाले टाइम में जब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की सरकार आएंगी तब ये काम होगा। RSS मैं तो, जब मेरे जैसा आदमी जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं आइडेंटिफाई करके हर एक पॉलिटिकल पार्टी में बाय नेम बता सकता हूँ कि कौन RSS का, जब ये मुझे जानकारी हो सकती है। तो अगर जो इतने पार्टीज़ के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो तो बहुत आराम से पता कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं कर पा रहे? इसी वजह से शायद कमज़ोरी है अपोजिशन में। ये जो ऐप बनाया गया इसका मकसद क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा उनका? देखिए, जो इस तरह की फासीवादी ताकतें हैं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं या मनुवादी ताकतें हैं, वो दहशत का माहौल, दहशत से राज करते हैं, डंडे से राज करते हैं और लालच से राज करते हैं और पैसे की और जो उनके एस्टैब्लिशमेंट होती है उसकी ताकत से राज करते हैं। यही तो इनके हैं, डर और लालच और झूठ, ये इनकी 3 ताकतें होती हैं। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ज़रिए दूसरी जो कमज़ोर तबके हैं उनमें दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। क्या दलित बच्चियों के रेप देखिए आप, अभी यूपी में ये तो नेशनल जो कमीशन फॉर विमेन है उसने अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एक डिटेल रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि 50% से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आई हैं उत्तर प्रदेश से हैं। तो महिलाओं को दबा के रखना तो मनुवाद है, तो महिलाओं को दबाने के लिए अब ये मुस्लिम महिलाएं तो फिर वही बहाना है। ये बाकी भी जो महिलाएं हैं उन सबको भी बता रहे हैं कि हम जो है तुम सबको नीलाम कर सकते हैं जैसे हम मुस्लिम महिलाओं को कर रहे हैं। तो ये एक उनको दबा के रखने के लिए, महिलाओं को, पूरी महिला कम्युनिटी को दबा के रखने के लिए मनुवाद की मानसिकता है। जावेद अख्तर का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक ट्वीट किया कि इनकी माँ को कैंसर, बाप का इंतकाल हो गया, छोटी सी बच्ची है, लिहाजा इसको माफ़ कर देना चाहिए, इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं देखिए कि अपनी इमेज बनाने के लिए काम करते हैं कि देखिए कितना बड़ा दिल है हमारा कि जिससे हम इतनी ज़्यादा, जिसने इतना गलत काम किया उसको भी हम माफ़ कर सकते हैं क्योंकि मैं इतना महान आदमी हूँ। इस इमेज बनाने के चक्कर में वो उन सारी बच्चियों की, माँओं की, बूढ़ी औरतों की जिनका कोई भी कसूर नहीं था, उन सब की जनरल माफ़ी दे दी। एक बड़ी शख्सियत ने सबको माफ़ी दे दी, शहंशाह हैं ये लोग जो है ना। ये भी इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इनके तार भी, जो इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हैं जिससे RSS को तक़वियत मिलती है, ये उस तरह के काम करते हैं। मैं इन लोगों को कम अकली का नहीं, इनका तो मामला भी अजीब है ना। जब बात आती है तो कहते हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मेरा किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ नाम मुसलमान है, सिर्फ जावेद है। और जब बात आती है मुसलमानों के मसाइल की तो मुसलमानों के मसीहा भी बन जाते हैं, लीडर बन के ही मुसलमानों की तर्जमानी करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मुसीबत, परेशानी मुस्लिम कम्युनिटी की ख़ास तौर पे जो है, वो हमारे जो अपने क़ायद होने चाहिए थे उनकी बेध्यानी से समझ लीजिए, नादानी से समझ लीजिए, या जानबूझ के उनकी बुज़दिली समझ लीजिए, उन्होंने अपनी मिल्लत की जो इतनी बहादुर, सब मैं समझता हूँ इंडिया में इंसाफ कायम करने के लिए, संविधान कायम करने के लिए सबसे अहम रोल मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी निभा सकती है। सबसे अहम रोल मुस्लिम कम्युनिटी उनमें सबसे बड़ी है। उस फैमिली की सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। हमारे लीडर्स ने अपनी क़यादत, देखिए इतनी ताकतवर कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ की लीडर्स को अपनी क़यादत तो दे ही दी सबके हवाले, और जो अपनी क़यादत दे दी उन लोगों के हाथ में जो हमें बुज़दिली का रास्ता दिखाते हैं। और मिल्लत की इतनी बड़ी परेशानी है क्योंकि हमारे अपने लीडर अपनी बात को सही मजबूती से नहीं उठा पाते, तो वो कहीं ना कहीं सुराग देखते हैं, रास्ता देखते हैं कि फ़लाने आदमी ने, जो कि कम्युनिस्ट ही सही। देखिए इस्लाम के डायरेक्ट बरक्स बात है ना, तो जय जयकार करने पे मजबूर है मुस्लिम कम्युनिटी कम्युनिस्ट की, कि वो आवाज़ उठाते हैं, कि वो हमारी आवाज़ उठाते हैं।
जय जयकार करने के लिए ऐसे लोगों के साथ है। नसीरुद्दीन शाह साहब भी यही कहते हैं कि मैं मुसलमान ही नहीं हूं, और ये जावेद साहब भी यही कह रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये मरेंगे, ये भी बचेंगे, ये भी नहीं। जावेद अख्तर साहब चाहे तो बुज़दिली में, नसीरुद्दीन शाह साहब चाहे तो जितनी भी बुज़दिली में, ये कहें, ये समझ लें। और जैसे अभी शाहरुख खान साहब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आर्यन खान, तो जिसका नाम आर्यन है, उसको भी नहीं छोड़ा। तो बचेंगे ये लोग भी नहीं। ये जो अपने आप को जितना भी मुसलमान होने का इनकार कर लें, एक ये भी बचेंगे कोई नहीं। जब इनकी पिटाई होने का नंबर आता है तो फिर इनकी पिटाई होती है। शाहरुख खान साहब का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, और इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे हैं वो। अगर वो सड़क पे ही उतर जाएं, अपने बाप से कुछ भी अगर उन्होंने सीख ली होती, तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े पॉपुलर आदमी के साथ इस तरह की हरकत कर दे। लेकिन शायद अपने वालिद बुजुर्गवार को वो भूल गए हैं, नहीं तो उनके वालिद बुजुर्गवार तो बहुत बहादुर, और शाहरुख खान साहब की पर्सनैलिटी से मैं समझता हूँ कम से कम 10 गुना ज़्यादा मजबूत पर्सनैलिटी के मालिक थे उनके वालिद। अब ये शाहरुख साहब सुनेंगे तो उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। उनके वालिद कौन थे? तो उनके वालिद अब ये शाहरुख खान साहब से पूछिए। लेकिन वो इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी शख्सियत थे। और बात कह रहे थे तो ये है वजह कि ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करना चाहिए देश में इंसाफ और बराबरी के लिए, उसको बुज़दिली हमारे अपने क़याद बना रहे हैं। जैसे ही हमारी क़यादत ठीक होगी तो ये ना कोई जो लेफ़्ट लिबरल सो कॉल्ड हैं वो हमारी आवाज़ बन पाएंगे, ना कोई इस तरह के करके दोनों तरफ से मुसलमानों बताइए, को चूसेंगे। दोनों चूसेंगे। और आके फिर वही देखिए, अब रवीश कुमार जी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो आरएसएस की कितनी अच्छी तरह मदद करते हैं, बहुत अच्छी तरह। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अरे भाई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ उससे बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको आप क्यों नहीं बताते? उसको नहीं बताएंगे रवीश कुमार जी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे आरएसएस का नुकसान हो, नहीं करेंगे प्रोग्राम्स उस पर। मैं खुद 85 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, दे सकता हूँ आपको। इसी तरीके से बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, उनमें से एक दो अच्छे भी हैं। नहीं, वाकई खुद ये बहुत, मैंने पहले भी कई मरतबा बताया कि हिंदुस्तान में दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है। आज भी दलितों को घोड़ा पर बारात में नहीं जाने दिया जाता, उनको राइट्स नहीं दिए जाते। दलितों पर जो अत्याचार है उनको किसी भी टीवी चैनल पर नहीं बताया जाता, उनको मुद्दा नहीं बनाया जाता। मुसलमानों के मुद्दे को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, बताने के लिए कि जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है। और जब तक दलितों पर हुए अत्याचार को नहीं बताया जाएगा, जब तक दलितों पर होने वाले मजालिम को दलितों को नहीं बताया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान में बेदारी नहीं आ सकती। और इसको एक तरह से छुपाया जा रहा है। उसको छुपाने में रवीश कुमार साहब जैसे लोग हों या दूसरे बरहमन जर्नलिस्ट हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसमें बराबर के शरीक हैं। इससे फ़ायदा जो है किसको होता है? किसको होता है? सिर्फ आरएसएस को। अगर जर्नलिस्ट हो तो सबके लिए बराबर बोलो ना, बिल्कुल। लेकिन उससे आरएसएस को नुकसान होगा तो वो नहीं बोलनी बात। मुसलमानों की बात देखिए, ये रवीश कुमार साहब को ही मुसलमानों को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा पाएंगे ना, कभी नहीं पहुंचा पाए, ना पहुंचा पाएंगे आगे। जितनी भी हमारी लेफ्ट लिबरल सोच वाले हैं, जिनको मजबूरी में मुसलमान भी लीडर मान लेते हैं, और वो भी कुछ फ़ायदा तो नहीं पहुंचा पाए। हाँ, एक हमारे दोस्त थे, वो बहुत अच्छी बात बताते थे कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये सच्चर कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट खुद इतने बड़े लेवल से शाया की, ये एक मैसेज देना होता है। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनको, कि देखो हमने मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है। यही काम रवीश कुमार साहब और बाकी करते हैं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इसलिए थी कि इतनी ज्यादा कमजोर मजलूम और इतनी खैरखा थी तो उसे नाफिज कर देती ना। नाफिज नहीं करेंगे, बताएंगे कि देखो हमने, और मुसलमान कितने बेबस हैं। और मुसलमान आज तक ताली बजा रहा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। उसमें यह बताया गया था कि हमने इतना बुरा हाल कर दिया मुसलमानों को, अब हमें वोट दो। मजाक बनाया ना उन्होंने हमारा, एक तरह से मजाक नहीं, ये बताया उसको, उनको बताया कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया मुसलमानों का, अब हमें वोट दो। ये मैसेज, यही मैसेज जो है हमारे लेफ्ट लिबरल्स और ये सारे जर्नलिस्ट दे रहे हैं, जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, तुम दलितों के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे, जिस पर इतना बड़ा जुल्म होता है। राजा साहब, अभी आप कह रहे थे कि मुस्लिम लीडरशिप, जब मुस्लिम क़यादत है, आवाज़ नहीं उठाती, बोलती नहीं है। अभी सूर्य नमस्कार का भी एक मामला चल रहा है। हुकूमत की तरफ से, यानी जो वज़ारत तालीम के सेक्रेटरी ने स्कूलों को, यूजीसी ने भी यूनिवर्सिटीज़ को ख़त लिखा है कि 1 जनवरी से 27 फरवरी 2022 तक, 1 महीने से ज़्यादा दिनों का एक सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम कराया जाए। उसमें कम से कम 30 लाख स्टूडेंट्स को शामिल करना है, सूर्य नमस्कार करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसको अपोज किया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है
कि सेकुलर देश है, यहाँ स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बच्चे भी स्कूल जाते हैं और सूर्य नमस्कार हराम है मुसलमानों के लिए, क्योंकि उसमें सूरज की पूजा की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो मुस्लिम तंजीमें अपना काम कर रही हैं। तो इसलिए तो मैं आपको, एक तो मैं खुद पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत की है। अब ये कितनी सॉफ्टली, हल्के से या कान में फुसफुसा के की होगी कि अपने खुद को मेंबर को नहीं पता है। तो ये लेटर जारी किया कुछ पोर्टल में, अच्छा, लेटर जारी किया, वो मैं देख रहा हूँ कि अमित शाह साहब जो हैं, अमित शाह साहब जो हैं, ये जो लेटर और ट्विटर पे जारी किया है उसके बाद से कई रातों से सो नहीं पाए बेचारे, डर के मारे, और वो ये सोच रहे हैं कहीं मुझे इस्तीफ़ा ना देना पड़े इस लेटर की वजह से, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये अपोजिशन कोई अपोजिशन है? ये अपोजिशन नहीं है। ये तो एक ऐसी बात है कि जब आपको सब कुछ छीन लिया गया, तो ये तो एक नेचुरल करोलरी है। आपको मज़हब में खाने का अधिकार छीन लिया गया, नमाज पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, तब हमने लेटर नहीं लिखा। जो दावत का काम है, मैं कह रहा हूँ कि मैं करना चाहता हूँ, अब तबलीग करें मुझे अरेस्ट यूपी सरकार और कर्नाटक सरकार और कोई भी सरकार। तबलीग का जो हक है, जो हमारा आइन देता है और जो मज़हब के हमारा दीनी फरीज़ा है तबलीग का, वो हक छीन लिया गया, तब भी कोई चिट्ठी या फुसफुसाहट नहीं हुई। ये बुज़दिली जो है ना, अब बुली डील्स हुई है हमारी माँओं बहनों के ऊपर। हालांकि उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ क्या है असली, कि पूरी जो महिलाएं हैं पूरे मुल्क की, उनको डराने का लिए, लेकिन हमारी मुस्लिम माँ बहनों के ऊपर इतनी बड़ी चीज़ हो गई, एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप बताइए ना, कौन सी बात मैं बताऊं कि हर जगह धर्म संसद हो रही है खुले आम, कि हम काट देंगे, कुछ नहीं बोला। तो ये जो सबसे इन सब में जो इनका नतीजा है, जो ऑटोमेटिक इनका जो बाय प्रोडक्ट होना ही है कि सूर्य नमस्कार भी करना पड़ेगा। अभी तो देखिए, अभी तो मौका मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो जब मंदिर में जाने की कोशिश करती है, हमारे राष्ट्रपति साहब को भी रोक दिया जाता है। तो ये तो सिर्फ पिटाई करने के लिए है कि हम तुमसे मंदिर जाने के लिए कहेंगे, और जब तुम मंदिर जाने लगोगे तो जूता लेके खड़े होंगे, घुस नहीं सकते। चीफ मिनिस्टर से मंदिर धुलवाया गया माझी से। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। तो ये तो उस मेंटेलिटी की मानसिकता है, मनुवाद की। ये तो सिर्फ तुम्हारे को बेइज्जत करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बेइज्जत करने के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बेइज्जत करने के लिए, सिख कम्युनिटी को बेइज्जत करने के लिए और बौद्ध कम्युनिटी को बेइज्जत करने के लिए कराया जा रहा है। और जब अगर वो करने लगेंगे तो करने भी नहीं देंगे। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, ये हमारे एक पता नहीं कब से क्या थे वो, जिनका मैं नाम नहीं लेता था, अब तो उन्होंने जब अपना दिल फाश ही कर दिया। एक हैं हमारे जो चेयरमैन थे ना उधर के शिया वक्फ बोर्ड के, जितेंद्र नारायण त्यागी, हाँ, जो त्यागी बन बैठे। हाँ। अब त्यागी कम्युनिटी की जो बिरादरी है, आप जाके उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं त्यागी कम्युनिटीज के, उनसे पूछ लीजिए, वो कहें त्यागी तो पैदा होता है, ये काहे का त्यागी है? तो जूता लेके बैठे होंगे। अब बोले अपने आप को त्यागी, अगर किसी भी त्यागी बिरादरी में जाके जाएंगे तो जूते से पिटेंगे। मेरा तो यही मानना है, जाके देख लो। जूते से लानत शुरू हो गई ना। बस त्यागी, उनको वो त्यागी कैसे बन सकते हैं? बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं किसी ने करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। हमारी डिबेट में एक बीजेपी के लीडर थे, वो कह रहे थे कि करोड़ों का करप्शन किया हुआ है, तो हिंदू बन गया अपने करप्शन को छुपाने के लिए। समय शर्म आती है, हिंदू कम्युनिटी को निकाल बाहर करना चाहिए। तो सही कह रहे हैं ना वो त्यागी। देखिए, त्यागी तो वो बन ही नहीं सकते, त्यागी तो पैदा होता है। तो ये लेकिन अपनी तरफ से जब ज़मीर फरोशी का हाथ में बीड़ा उठा ही लिया है, तो कोई किसी मिकदार में बेच रहा है ज़मीर, कोई किसी मिकदार में बेच रहा है, बचेगा कोई नहीं। चाहे हमारे जावेद अख्तर साहब हों, मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम पैदा तो मुसलमान हुए थे, तो अपने जो वालिद और वालिदा थी उनकी ईमान का अगर एक रगड़ भी आपके पास आ जाए तो आपको किसी तरह से बुज़दिली की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रजा सब लगातार मुसलमानों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं। हुजूर की शान में तौहीन, सहाबा की शान में तौहीन की जा रही, कुरान करीम की आयतें तब्दील करने के बातचीत हो रही है, कुरान करीम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। इन सब का हल क्या है? जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उनको कोई दहशतगर्द करार नहीं दे रहा है, और लगातार अभी भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
देखिए, अभी आपने सूर्य नमस्कार के बारे में भी सवाल पूछा था। उसी की कंटिन्यूटी में ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की शान में हर दूसरे दिन गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हम कैसे मुसलमान हैं जो बैठे हैं, और माहनाज मुसलमान सब बैठे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड में, किस तरीके से रात को नींद आती है। कुरान शरीफ में तरमीम करने के लिए एक मजबूत कोशिश की गई, एक गलीज शख्स ने नहीं की है वो। अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो भी पूरी आरएसएस की एक साजिश के तहत उसने वही रिपीट किया है जो आरएसएस बहुत दिनों से कहती आ रही है। उसको पीछे से पूरा मवाद दिया गया था, तो इतनी औकात ही नहीं कोई रिसर्च कर फिर भी हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है चुप बैठी रहती है। रात को नींद कैसे आती है इन लोगों को? स्टेटमेंट इशू किया था पर्सनल लॉ बोर्ड ने। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैंने कहा। अब सूर्य नमस्कार पे भी एक सूर्य नमस्कार, तो ये उसका नतीजा जो मैंने आपको पहले भी कहा, ये तो एक बाय प्रोडक्ट है जो कि होना ही है। जैसे आपको मंदिरों में भी जाना पड़ेगा गेट तक, अंदर तो घुसने नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली। गेट तक जाएंगे और लात खा के वापस आएंगे, ये भी आपको मजबूर किया जाएगा। ये तो सूर्य नमस्कार तो एक उस तरह की कड़ी है ये। तो अगर हम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर हम कुरान में तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, तो सूर्य नमस्कार तो बहुत ही छोटी चीज़ है उसके सामने। तो अगर हमारा ज़मीर मर चुका है, हम चिट्ठियाँ लिखने के लिए अपना बरीउल ज़िम्मा समझते हैं, अगर हम बेईमान हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, बेईमान छोटी चीज़ है, बेईमान हो चुके हैं, तो फिर उसका नतीजा तो यही होना, अब बचेगा कोई नहीं। ये जो अपने महलों में बैठे हैं ना हमारे लोग सब, पहला हमला महल वालों पे ही होना है, क्योंकि मनुवादियों को और ज़ायनिस्ट को, पैसे वाले लोगों से पैसा ही सबसे पहले छीनना है। तो ये लोग हमारी पेशेंट को ही समझें, कल हम रहें ना रहें, और कल भी आज, कल का मतलब कल ही है, ऐसा नहीं कि मैं कोई ये लंबे कल की बात कर रहा हूँ। मैं कल का मतलब कल हम रहें ना रहें। हमारी बात याद रखें, हमारे सारे मजहबी क़ायद, हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स अगर इस चीज़ के लिए भी नहीं खड़े होंगे, सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, अच्छी अच्छी तकारीर करके नहीं, क्योंकि कई लोग तकरीर भी बहुत अच्छी कर रहे हैं इस बारे में, सड़क पे आके अगर इसका पीसफुल तरीके से मुकाबला नहीं करेंगे, छोड़ दें सब चीज़ें, रसूलुल्लाह और कुरान के बाद कुछ नहीं बचा, तो आगे आएँ, सड़क पे उतरें। कानून ने, संविधान ने आपको रास्ता दिया है, उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट करें। मैं देखता हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड अगर 1 करोड़ लोगों की पीसफुल प्रोटेस्ट करा दें यहाँ पे, और हम बहुत आसानी से करा सकते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड, किसकी मजाल है जो अगले दिन से रसूलुल्लाह की शान में या कुरान में तरमीम करने की बात रात को सपने में भी सोचते? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड तो तलाक के मामले में प्रोटेस्ट करवाया था ना, कुछ असर नहीं हुआ। मैंने कहा ना, जब तुम्हारे मुहाफिज दुश्मनों को तुम्हारी जद पता ही है, अब करें, हम लोग हैं, अब प्रोटेस्ट हो, सब फ़र्क होगा। जब CA NRC के प्रोटेस्ट हुए सब फ़र्क हुआ, किसान आंदोलन हुआ, सब फ़र्क हुआ। फ़र्क होगा जब पता होगा कि क़यादत ठीक है, जब ये पता होगा कि क़यादत इस दायरे के बाहर नहीं जाएगी, तब पीसफुल प्रोटेस्ट का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो आप अनाउंस ही कर दें कि मैं त्यागी तो खैर नहीं बन पाएंगे, जो भी बन सकते हैं वो अनाउंस कर दें, मुनाफिकत छोड़ दें, मुनाफिकत छोड़ दें। दिल से आप मुसलमान हैं, शाहरुख खान साहब भी हैं, सलमान खान साहब भी हैं, ये सब दिल से मुसलमान हैं, तो रहें ना, ईमान मजबूत करें अपना, कोई डरने की बात नहीं है। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत से, मुश्किल से बनाया था, और मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजने के लिए। बुज़दिली छोड़ें, आए मैदान में, देख लेंगे हम कौन है, जोर कितना बाजुए कातिल में है, मैदान में आएँ। तो यही आखिरी पैगाम है एडवोकेट महमूद पराचा साहब का कि बुज़दिली छोड़िए, मुनाफिकत छोड़िए, पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ आइए कि क्यों नहीं, कोई भी नहीं बच सकता है, हर एक पर ख़तरे की तलवार लटक रही है। इसलिए बुज़दिली से अच्छा है कि आप जो कुछ कीजिए खुल करके कीजिए, पर्दे के पीछे रह करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ख़ुद को बचा सकते हैं। पराचा साहब से लंबी बातचीत हुई, कई सारे इशूज़ पर इन्होंने गुफ्तगू की। आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और मौके पर महमूद पराचा साहब के साथ, कैमरामैन मोहम्मद तमन्ने के साथ। शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला।
आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।